वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जीएसटी की एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में। अगर आप एक अकाउंटेंट हो, अगर आपकी कंपनी के ऊपर जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जीएसटीआर 9 या फिर जीएसटीआर 9C फाइल करने की लायबिलिटी बनती है, तो आपको जीएसटीआर 9 में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के, यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से कौन कौन सा तो डाटा हमें जीएसटीआर 9 के अंदर शो करना होता है, कौन कौन सा डाटा हमें जीएसटीआर 9C के अंदर शो करना होता है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने जीएसटी के एक्चुअल फॉर्मेट के साथ सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन अकाउंटेंट लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम अपनी कंपनी की जीएसटीआर 9 को फाइल करवा रहे हैं। अगर आपका कोई डाटा मिसमैच आ रहा है तो उसको किस तरीके से रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की और भी वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जीएसटीआर 9। अब जीएसटीआर 9 है क्या, ठीक है ना। तो इसको अपने सिंपल शब्दों के अंदर समझ लेते हैं अपने भी। जीएसटीआर 9 क्या आ गया, एनुअल रिटर्न है। अब सबसे पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए भी जो जीएसटीआर 9 फाइल करना किसको है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 9 फाइल करना किसको है भी। एक तो होता है जीएसटीआर 9 फाइल करना किसको नहीं है, और दूसरा जीएसटीआर 9 फाइल करना किसको है और जीएसटीआर 9C फाइल किसको करना है। फाइल उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी नहीं है जिन कंपनी की जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम की है, ठीक है ना। अब टर्नओवर किसको माना जा रहा है यहाँ पर, टोटल सेल को। अगर वो सेल 2 करोड़ से कम की है आपकी, तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी नहीं है। आप कर सकते हो, लेकिन किस कंडीशन में करना है वो भी अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 2 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी कंपनी को जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और आपकी कंपनी की टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो जीएसटीआर 9C फाइल करना भी जरूरी है। तो अब हमें पता है कि जीएसटीआर 9 के अंदर हमें रिकॉर्ड देना कौन सा है। तो बहुत सारे लोग एनुअल रिटर्न को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, पता नहीं कौन कौन सा डाटा हमें देना होता है। जीएसटीआर 9 आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी तैयार पड़ी है, सिर्फ वहाँ पर आपको डाटा को समझ के और आपको शो करना होता है। क्योंकि अब देखो जीएसटीआर 9 या 9C की अगर अपने बात करें, तो अब इस 9 और 9C को फाइल करवाने के लिए अकाउंटेंट लोगों का जो योगदान है ना, वो ये समझ लो भी 95% रहता है। बाकी का जो 5% का जो योगदान है वो आपके चाहे सीए लोग हो, चाहे वो टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट लोग जो आपकी कंपनी की मतलब मंथली या फिर जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, वो लोग भी आपका शो करते हैं। लेकिन इसके अंदर 95% का अकाउंटेंट का है। अब अकाउंटेंट का है क्या, मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है और अपने मंथली रिटर्न है जो फाइल करते हैं। अब मंथली रिटर्न कौन कौन सी फाइल होती है, रेगुलर डीलर में जीएसटीआर 1 होती है और जीएसटीआर 3 भी अपने फाइल करते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए जीएसटीआर 1 के अंदर क्या रिकॉर्ड जाता है, हमारा सेल से संबंधित रिकॉर्ड जाता है, या फिर क्रेडिट नोट है चाहे वो डेबिट नोट है, इससे रिलेटेड हमारी जीएसटीआर 1 के अंदर है जो डाटा जाता है। और जीएसटीआर 3B के अंदर हमारा सेल का रिकॉर्ड तो टोटल जाता ही जाता है, इसके साथ साथ हमारा आईटीसी से भी रिलेटेड डाटा हमारा शो होता है, और इसके साथ साथ हमारी जो टैक्स फ्री की परचेज होती है वो भी हमें जीएसटीआर 3B के अंदर शो करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए हमने जीएसटीआर 1 को और जीएसटीआर 3B को मंथली फाइल किया, मान लीजिए, और हमने जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, तो इसके अंदर हम B2B यानी कि रजिस्टर्ड लोगों को सामान कितना सेल कर दिया, B2C अनरजिस्टर्ड लोगों को सामान कितना सेल कर दिया, इसके साथ साथ हमने रजिस्टर्ड लोगों को कितना क्रेडिट नोट इशू किया है या डेबिट नोट इशू किया है, अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना क्रेडिट नोट इशू किया है, कितना डेबिट नोट इशू किया है। तो ये रिपोर्टिंग अपने जीएसटीआर 1 के अंदर करते हैं। और इसके साथ साथ 1 के अंदर हमारी एचएसएन वाइज डिटेल है वो भी अपने शो करते हैं। तो अपने मंथली रिटर्न फाइल करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर टोटल अपने 12 तो जीएसटीआर 1 फाइल कर दी और 12 जीएसटीआर 3B फाइल कर दी। तो अब मान लीजिए आपने जो जीएसटीआर 1 12 महीनों में यानी कि पूरे साल के अंदर हमने जो जीएसटीआर 1 का जो डाटा दिया है, अब उस डाटा के अंदर क्या होगा, एनुअल रिटर्न के अंदर पूरा कंसोलिडेटेड होकर डाटा पे दिखाना होता है। यानी कि पूरे 12 महीने के अंदर
आपने रजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान सेल कर दिया, अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान सेल कर दिया, ठीक है ना। आपने आरसीएम कितना पे कर दिया, उसके साथ साथ आपकी टैक्स फ्री की सेल कितनी है, ठीक है। आपने जो आईटीसी 12 महीनों में जो जीएसटीआर 3B के अंदर आपने शो किया था वो कितना है। तो अब जो हमारा 12 महीनों का ना, उनको टोटल करके एक डाटा इकट्ठा करना, एक तरीके से हमारी जीएसटीआर 9 की एनुअल स्टेटमेंट ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना क्या होगा, ठीक है। अब देखना ये है कि अब मान लीजिए हमारी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की है। एक बार अपने कंपलसरी की बात करते हैं। अगर हमारी कंपनी की टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हमारी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की टैक्स ऑडिट भी हुई होगी सीए से। तो अब सीए से टैक्स ऑडिट हुई है तो हमने जब बुक्स को फाइनल किया तो हमने ट्रेडिंग काउंट भी तैयार किया होगा। अब इस ट्रेडिंग काउंट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जितनी हमारी सेल है वो सेल, और हमने पूरे 12 महीने के अंदर जीएसटीआर 1 के थ्रू या जीएसटीआर 3B के थ्रू जो हमने सेल शो करी थी वो सेल का डाटा, और हमारी टैक्स ऑडिट के दौरान जो ट्रेडिंग काउंट बना था उसकी सेल का रिकॉर्ड है, उसकी जो फिगर्स है वो मैच है या नहीं है। मैच है तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, अगर वो डाटा मैच नहीं हो रहा तो इसका रीज़न क्या है, उसका क्लेरिफिकेशन, उसका फाइनल जो क्लेरिफिकेशन है, रेक्टिफाई जो हमें करना है वो हमें एनुअल स्टेटमेंट के अंदर करना होगा। हो सकता है गलती से आपने पहले सेल ज़्यादा कर दी हो, बाद में आपने कोई सेल के इनवॉइस कम कर दियो, या गलती से कोई डिलीट हो गया होगा, तो टैक्स ऑडिट के अंदर तो आपने उसी अकॉर्डिंग तैयार करवा लिया अपना ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जीएसटीआर रिटर्न तो फाइल आपने कर दी, लेकिन फाइल करने के बाद में डाटा के अंदर कुछ चेंजिंग होगी तो वो आपका एनुअल स्टेटमेंट के अंदर आपकी टैक्स ऑडिट का जो ट्रेडिंग अकाउंट की जो सेल है उसके साथ में मिसमैच आएगा ही आएगा। उस मिसमैच को दूर करना ही जीएसटी एनुअल का मेन काम है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारा जो रिकॉर्ड रहता है इसके अंदर क्या रहेगा, अपने जीएसटीआर 9 के पहले फॉर्मेट पे चलते हैं। अब ये हमारी फॉर्मेट है और यहाँ पर हमारा 4 नंबर टेबल से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारी डिटेल आती है आउटवर्ड सप्लाई से लेके, ठीक है ना। अब इस आउटवर्ड सप्लाई के अंदर क्या रहेगा, अगर अपने इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप यहाँ देखोगे भी सबसे पहले B2C, यानी कि आपने अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना सेल है जो किया हुआ है, और यहाँ पर सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड, यानी कि ये जो 4 नंबर है ये आउटवर्ड, यानी कि टोटल हमारी सेल से संबंधित ये रिकॉर्ड है, और ये हमारा B2B का। तो आपने 12 महीनों में अनरजिस्टर्ड लोगों को तो आपने इतने रुपए का सामान बेचा, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, और B2B रजिस्टर्ड लोगों को आपने इतने लोगों का सामान बेचा हुआ है। और इसके साथ साथ ये आपकी स्टेट की, सेंटर की, स्टेट की और आईजीएसटी टैक्स की आपकी भी लाइबिलिटी बनती है, और ये रजिस्टर्ड लोगों से आपने जितना टैक्स कलेक्ट किया है ये आपका आउटपुट है B2B का, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ अगर अपने बात करें इसकी भी पे टू रिवर्स चार्ज, तो वहाँ पर आपने रिवर्स चार्ज कितनी अमाउंट के ऊपर है जो पे किया हुआ है, तो ये अमाउंट आपकी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ होगी। और उसके बाद आपने टैक्सेबल आरसीएम आपने कितना पे किया हुआ है, तो ये आपका टोटल आउटपुट जा रहा है। आउटपुट कौन सा हो गया, एक तो आपका टोटल सप्लाई पे यानी कि सेल पे, और दूसरा आपका जो जो सर्विस आपकी थी अनरजिस्टर्ड से जिसके ऊपर आपने आरसीएम पे किया था, तो यहाँ इसका टोटल आ चुका है 64,97,464 रुपए का, ये टोटल आउटपुट आपकी बुक्स का बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट के अंदर आपकी जैसे कोई सेल रिटर्न वगैरह होगी जो आपने इशू की है वो आपकी क्रेडिट नोट यहाँ पर आ गई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर है और उसका टैक्स आपका इतना रिवर्स कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी जो टर्नओवर है तो इसके अंदर कुछ आपको डेबिट नोट भी दिखेंगे, और यहाँ पर आपका कुछ क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। तो अब आपका जो नेट है वो कितना रह गया, 4,11,000 का, यानी कि 4,12,000 रुपये का क्रेडिट नोट है तो 1,303 रुपये का डेबिट नोट भी है, तो नेट इफेक्ट रहेगा 4,11,000 रुपये का। और यहाँ पर जो टैक्स का आउटपुट बनता है वो बन रहा है 24,739 रुपये का, तो इसके अंदर 32 रुपये आपका एड भी हो जाएगा। तो अब इसके अंदर कितना रहेगा, लेस कितना हो जाएगा, नेट रह जाएगा 24,707 रुपये प्लस माइनस करने के बाद में। तो अब आपकी जो टैक्स की नेट लायबिलिटी यहाँ पर आ चुकी है वो ये आ गई 64,72,757 रुपये की, और ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई जिसके ऊपर आपको टैक्स है पे करना है। ये था आपका
4 नंबर कॉलम का, यानी कि आउटवर्ड से। 5 नंबर भी आउटवर्ड से रिलेटेड ही है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, आपकी एग्जम्प्ट यानी कि जो टैक्स फ्री की जो सेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। आउटवर्ड के 5 नंबर का जो टेबल है हमारा उसके अंदर आ जाएगी। उसके अंदर आपकी नेट आ जाएगी, चाहिए आपने सेल किया था और उसके बाद में सेल रिटर्न किया था, तो नेट आपकी सेल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपकी नेट होने के बाद में सब कुछ, ये टैक्स फ्री की सेल आ गई, और ये यहाँ पर आ गई टोटल टर्नओवर इंक्लूड एडवांस वगैरह आरसीएम वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद में ये आपकी टोटल सेल है, और ये आपकी टोटल टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की। उसके बाद अब अपने बात करते हैं टेबल नंबर 6 की। अब 6 नंबर का जो हमारा टेबल है ये किस चीज से रिलेटेड है, आईटीसी से रिलेटेड, यानी कि जितना हमने जीएसटी का आईटीसी क्लेम किए जीएसटी टैक्स का, उससे रिलेटेड अब हमारी जीएसटीआर इस टेबल नंबर 6 में स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अब 5 और 6 में क्या था, हमारा आउटवर्ड से रिलेटेड वर्क था, भी आपका जीएसटी का आउटपुट टैक्स कितना बनता है, ये केवल आपको बुक्स के साथ मैच करना है। आप ये डाटा अब दोबारा से तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑटोमेटिक तैयार हो चुका है, सिर्फ आपको एक बार इसको क्रॉस मिलान करने की जरूरत है। देखो अब यहाँ पर जो एक कॉलम कह रहा है टोटल अमाउंट्स ऑफ इनपुट अवेल इन जीएसटीआर 3B, यानी कि अपने जब पूरे 12 महीनों की जीएसटीआर 3B अपने फाइल करी थी, तो आपने 90,599 रुपये और 76 पैसे का इनपुट क्लेम किया है पूरे साल के अंदर। ठीक है, अब इसकी पूरी समरी अपने को बतानी पड़ेगी भी इस 90,000 रुपये के अंदर क्या क्या था, भी कितना तो हमारा गुड्स का है, कितना कैपिटल गुड्स का है, कितना इनपुट्स का है। तो अब अपने बात करते हैं इस 90,000 रुपये का जो वेरिफिकेशन है, यानी कि जो डिटेल तैयार करनी है वो यहाँ से अपने देखेंगे। ये सबसे पहला आ गया यहाँ पर इनपुट्स का। अब इनपुट का मतलब क्या बन गया, यानी कि ये वो इनपुट रहेगा जो हमने गुड्स परचेज किया सेल पर्पज के लिए, हमने परचेज की एंट्री करी और उस परचेज के ऊपर जितना हमारा टैक्स लग गया है वो हमारा इनपुट्स का आईटी, यानी कि वो हमारे गुड्स का आईटीसी है। तो ये आ जाएगा हमारे इस इनपुट के कॉलम में। आगे बढ़ा कैपिटल गुड्स का आपने कितना इनपुट लिया, कैपिटल गुड्स का मतलब जो हमारी फिक्स्ड एसेट के अंदर जो एंट्री होती है, जैसे हमने कोई कंप्यूटर परचेज कर लिया, लैपटॉप परचेज कर लिया, कोई प्रिंटर परचेज कर लिया, बाइक परचेज कर ली, कार परचेज कर ली, तो उसके ऊपर यानी कि वो ऐसा गुड्स है जो अपनों रीसेल पर्पज से तो खरीदा नहीं है, वो अपने बिजनेस के यूज के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदा है, लेकिन उसका टैक्स जितना लग के आया था उसका भी आईटीसी अपनों ने क्लेम किया हुआ है। तो वो हमें बताना पड़ेगा भी कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपका कितना है। और ये इनपुट का गुड्स कौन सा हो गया, जो प्रोडक्ट अपनों ने रीसेल पर्पज वास्ते खरीदे थे, उनको अपनों ने सेल किया था। और तीसरा आ जाएगा आपका इनपुट सर्विस का, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक चार्जेस लग गया, या ऐसी कोई पॉलिसी ली है, या ऐसी कोई हमने सर्विस परचेज करी है जिसके ऊपर हमें टैक्स लगा हुआ है, तो उसका आईटीसी भी हमने ले लिया, तो उसका हमारा इनपुट सर्विस में जाएगा। और उसके बाद में यहाँ आ जाएगा ये इनपुट्स का भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, यानी कि जो अपनों ने आरसीएम पे किया था, भी इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अपनों ने रिवर्स चार्ज के थ्रू अपनों ने केस में आउटपुट पे किया था, उसका भी हमें क्लेम मिलेगा। तो वो हमारा है 49,100 रुपये का। अब ये 49,100 रुपये की रकम हमें कहाँ से देखी थी, यहाँ पर ये अगर अपने देखेंगे तो आप ये देखोगे 49,100 रुपये की, ये कौन सी अमाउंट है, ये हमारी वही अमाउंट है इनवर्ड सप्लाई विच टैक्स इज टू पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि आरसीएम के ऊपर जितना हमने टैक्स पे किया था उसका आईटीसी हमें मिल गया। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया भी, ये हमारा इनपुट्स गुड्स का और ये हमारा आरसीएम का। अगर इन दोनों का अगर अपने टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 68,511 रुपये का। लेकिन अगर इन टोटल 68,511 है तो ऊपर हम कह रहे हैं हमने 90,599 रुपये का टोटल क्लेम किया है। तो अब इन दोनों का अगर डिफरेंस कर देखें तो ये डिफरेंस आपको दिखेगा 22,088 रुपये का, यानी कि बुक्स का फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर तो टोटल हमारा आईटीसी बन रहा है 68,511 का विद आरसीएम, लेकिन 3B के अंदर क्लेम अपनों ने कितना कर लिया 90,599 रुपये का। तो डिफरेंस कितना आ गया 22,000 रुपये का। तो अब ये जो 22,000 रुपये की आपकी जो अमाउंट कौन सी है, ये आपका लास्ट ईयर का इनपुट्स है, यानी कि कौन सा रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आईटीसी जो आपने 2023-24 के अंदर क्लेम किया था। तो अब आपको ये जीएसटीआर 9 को प्रीपेयर करने से पहले
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का भी डाटा आपको आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि 22-23 का कौन सा ऐसा टैक्स है जो हमने 23-24 के अंदर हमने क्लेम किया था, तो वो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इनपुट और प्लस लास्ट ईयर का इनपुट, अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपका टोटल 90,599 रुपये का टोटल आपका नेट आईटीसी अवेल हो जाएगा, यानी कि जो आपने क्लेम किया था उसका ये पूरा डिटेल है। अब अपने चलते हैं आईटीसी रिवर्स से लेकर 7 नंबर कॉलम में। भी आपने कोई गलत क्लेम कर लिया हो, ठीक है, गलती से आपके पास बुक्स में 2 बार एंट्री होगी हो, तो अगर आपने उसका कोई रिवर्स किया हो या लास्ट ईयर का कोई गलती से आपने क्लेम कर लिया, तो उसको अगर आपने कोई रूल के अकॉर्डिंग 37, 39, 42, 43 के अगेंस्ट के रूल के अंदर कोई रिवर्स किया है, तो उसकी समरी हमें इस आईटीसी रिवर्स के अंदर देनी होती है। लेकिन हमने रिवर्स किया नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा नेट आईटीसी अवेलेबल जो हमने यूटिलाइज कर लिया 90,599 रुपये का, 90,599 रुपये का, और ये हमारी आईजीएसटी का आईटीसी है। उसके बाद में 8 नंबर कॉलम में अगर अपने बात करें अदर आईटीसी, ठीक है ना। अब इस अदर आईटीसी के अंदर क्या होगा भी, यहाँ आपको दिखाएगा भी आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B, भी 2B के अंदर आपका आ रहा है 23,002 रुपये का, और अपने कितना मांग रहे थे, ये कौन सा आईटीसी आएगा आपका इनपुट्स का, यानी कि इसके अंदर जितना भी आपका इनपुट्स है, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे आपका वो कैपिटल गुड्स का हो, चाहे वो आपका गुड्स का हो, तो 2B के अंदर आ रहा है आपका 23,002 रुपये। लेकिन अपनों ने 6 नंबर टोटल आईटीसी कितना अवेल किया है, 19,411 रुपये। तो यानी कि 2B के अंदर हमारा आईटीसी है जो ज़्यादा वहाँ पर शो हो रहा है। और उसके बाद में आईटीसी एज पर टोटल 19,411, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गया ना, ये 19,411 का ये कह रहा है भी आपने 19,411 आपने आईटीसी क्लेम किया, लेकिन आपके 2B के अंदर जो डाटा कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 3,321 रुपये आपका आपने आईटीसी जो कम क्लेम किए। अब इसके अंदर वो आईटीसी भी हो सकता है जिसके आईटीसी लेने के लिए हम एलिजिबल नहीं है, कोई सर्विस हो सकती है, या ऐसा कोई कैपिटल गुड्स हो सकता है जिसका पोर्टल पर तो आईटीसी 2B के अंदर तो शो होगा, लेकिन उसका अपने क्लेम कर नहीं सकते, तो उसका आईटीसी हमने छोड़ दिया, तो हमारा बुक्स वर्सेस ऑनलाइन 2B का डाटा जो डिफरेंस शो करेगा। और उसके बाद में टैक्स पेड भी, हमने टैक्स की पेबल जो हमारी लायबिलिटी बनती है उसको हमने केस के अंदर कितना पे कर दिया, और आईटीसी को ये जो हमारा आ गया भी पेड थ्रू आईटीसी, यानी कि जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके थ्रू कितना एडजस्ट हो गया। अगर उसके बावजूद भी हमारा आउटपुट ज़्यादा बनता है तो उसको हमें केस के अंदर भी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, यानी कि चालान के थ्रू हमें जमा करवाना पड़ेगा। तो ये आईटीसी आपका पेड थ्रू केस के अंदर डिटेल आ जाएगी टैक्स पेड के अंदर। उसके बाद अगर अपने टेबल बात करें भी अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो इस अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर टोटल आपकी जो टर्नओवर है वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू अब आपको यहाँ दिखेगी, और ये टोटल आपकी टैक्स की लायबिलिटी आपको शो होती है सीजीएसटी की, एसजीएसटी की और आईजीएसटी की। और अपने बात करें इस 14 नंबर कॉलम के अंदर भी डिफरेंस, अगर कोई टैक्स का कोई है डिफरेंशियल टैक्स पेड इन अकाउंट डिक्लेरेशन, तो अगर आपका कुछ ऐसा है, कोई पेबल है, कोई पेड है, अलग से अगर आपने कोई किया है तो उसकी डिटेल अपने यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। 15 नंबर कॉलम की बात करें तो अगर यहाँ पर अगर आपकी कोई डिमांड है या फिर अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किया है तो उसकी डिटेल हमें इस 15 नंबर कॉलम के अंदर भी देनी पड़ेगी। उसके बाद में 16 नंबर के अंदर डाटा हमारे पास आ जाएगा बी सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, यानी कि अगर कोई कंपोजिशन से अगर आपने कोई गुड्स है जो रिसीव किया हो, अनरजिस्टर्ड से रिसीव किया हो, तो उसकी डिटेल हमें 16 नंबर इस कॉलम में देनी होती है। ये हमारी टोटल एचएसएन समरी आउटवर्ड, यानी कि जितनी हमने 12 महीनों में एचएसएन की जो समरी दी थी उसका 12 महीनों का टोटल आपका ये आ जाएगा। तो ये टोटल आपकी सेल, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर अपने इसकी सेल के अमाउंट देखें, टोटल आपका अदर इंफॉर्मेशन में, तो ये जो आपकी सेल है 1,63,931,188 की, तो ये आपकी एचएसएन समरी के आउटवर्ड के साथ भी मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये मैच हो रही है, ठीक है। अब ये आपको मैं डाटा दिखा रहा हूँ जीएसटीआर 9 के अंदर डाटा जाता कौन कौन सा है। तो ये हमारा जीएसटीआर डायरेक्ट, इसके अंदर आप एचएसएन इनवर्ड की है तो एचएसएन इनवर्ड आपको देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जो भी अगर आपने कोई लेट फीस वगैरह करी है तो वो हमें 19 नंबर टेबल के अंदर शो करनी होती है। तो
तो अब मेन काम क्या रहेगा अकाउंटेंट का भी, टोटल आपको तो एक तो सेल मैच करनी है, ठीक है, और दूसरा आईटीसी, ये दो काम मैच करके देना सीए को या एडवोकेट को, ये अकाउंटेंट का काम है, ठीक है। और इसके बाद अगर अपने बात करते हैं जीएसटीआर 9C की, तो अब 9C के अंदर अगर अपने पार्ट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारी बेसिक डिटेल जाती है, फाइनेंशियल कौन सा है, जीएसटी नंबर क्या है, प्रोपराइटर का नाम क्या है, फर्म का नाम क्या है, वो डिटेल। और उसके बाद पार्ट सेकंड के अंदर हमारी ये जो आ जाएगी भी टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, ठीक है ना, ये पेन बेस पे, यानी पेन बेस का मतलब क्या बन गया भी, ये जो डिटेल हमने टैक्स ऑडिट का जो हमने ट्रेडिंग काउंट तैयार किया था, उस टैक्स ट्रेडिंग काउंट के अंदर जो हमने सेल प्रेजेंट करी थी वो ये अमाउंट है। और उसके बाद में ये टोटल हमारी जीएसटीआर 3B के अंदर या जीएसटीआर 1 के अंदर हमने जो सेल करी थी डिक्लेयर, वो हमारी ये थी। तो यानी कि ये टोटल हमारी डिफरेंस अमाउंट आ गई। अब ये डिफरेंस की अमाउंट आपकी कमीशन की अमाउंट हो सकती है, ऐसा अमाउंट जो आपकी सेल नहीं थी लेकिन आपने कमीशन बेसिस पे आपने सेल किया था एज ए कमीशन के रूप के अंदर, तो वो आपको डिक्लेरेशन जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है भी, आपका ट्रेडिंग काउंट का टर्नओवर और आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो सेल करी है उसका डिफरेंस क्या है, वो हमें जीएसटीआर 9C के अंदर डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगी रिकंसिलाइजेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है ना। तो अब यहाँ अगर अपन बात करें भी एनुअल टर्नओवर, एक ये आपकी ये थी, और उसके बाद में ये आपकी टोटल टैक्स फ्री की सेल इसके अंदर ये अमाउंट की है। अब ये टैक्स फ्री की अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगी, ये जीएसटीआर 9C का डाटा भी जीएसटीआर 9 से ही लगभग मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो डिक्लेरेशन है वो हमें देनी पड़ती है डिफरेंस का। तो इसका मतलब क्या बन गया भी, टोटल सेल में से अगर टोटल टैक्स फ्री की सेल अगर अपने माइनस कर देंगे तो ये टोटल हमारी टैक्सेबल सेल बन जाएगी, यानी कि ये आपकी टैक्सेबल सेल है। अब इस टैक्सेबल सेल का हमें दोबारा फिर से इसका डाटा का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा परसेंटेज वाइज भी, इसके अंदर टोटल आपकी 5% की सेल कितनी है, 5% का आरसीएम कितना है, 12% की आपकी कितनी परचेज सेल है, 18% की कितनी है, 28% की कितनी है, तो ये टोटल टैक्सेबल आपकी वेरिफिकेशन डिटेल के अंदर जाती है। तो और उसके बाद के अंदर ये रिकंसल इनपुट टैक्स क्रेडिट भी, आपने भी आईटीसी अवेल्ड ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल ईयर पेन बेसिस पे आपने टोटल इनपुट क्लेम कितना कर लिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों को मिला के, ठीक है ना। और उसके बाद में यह आ जाएगा भी आईटीसी बुक्स अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले साल का 2022-23 का जो आईटीसी है वो आपने 23-24 के अंदर कितना क्लेम किया, 44,000 रुपये का। अब ये 44,000 की अमाउंट कहाँ से आएगी, अपने जीएसटीआर 9 पे चलते हैं और टेबल नंबर चलते हैं अपने 6 पे। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना, ये अमाउंट जो हमारा डिफरेंस की अमाउंट जो शो कर रहा था 22,088 रुपये का, तो ये 44,000 रुपये की जो फिगर बनती है ये जीएसटीआर 9 के अंदर शो होगी। ये पिछले साल का 22-23 का आईटीसी है जो हमने इस साल में अवेल किया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा आईटीसी एज पर ऑडिटेड फाइनल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, यानी कि ये टोटल आपने बुक्स के अंदर इतना आईटीसी आपका होना चाहिए। और आईटीसी क्लेम इन एनुअल जीएसटीआर रिटर्न, एनुअल रिटर्न के अंदर भी आपने इतना ही क्लेम किया है, तो आपका अनरिकंसाइल्ड यानी कि जो कोई डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो अब ये काम अकाउंटेंट का ही है, क्योंकि अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रखनी पड़ेगी और जो भी डिफरेंस है वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर देखना पड़ेगा। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर जो अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था भी जीएसटीआर 9 कंपलसरी किसके लिए था, यानी कि जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनके लिए ऑप्शनल है, चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं तो किस कंडीशन में कर सकते हैं, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर उनका कोई जीएसटी के डाटा के अंदर डिफरेंस है, यानी कि उनका कोई आईटीसी से रिलेटेड कोई डिफरेंस रह गया हो या आउटपुट से रिलेटेड कोई डिफरेंस रह गया हो, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी उनकी ज़्यादा बनती है लेकिन उन्होंने टैक्स कम जमा कराया है, तो वो जीएसटीआर 9 के थ्रू अपना डीआरसी भी फाइल कर सकते हैं। अगर उनका कोई डाटा के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस है तो उनको कर लेना चाहिए ताकि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बिल्कुल प्रीपेयर है और उनका गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स है वो भी प्रॉपर सही तरीके से जमा हो जाए। तो अगर आपका बिल्कुल डाटा सही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ डाटा मैच हो रहा है, आपने कहा इनपुट और आउटपुट बिल्कुल आपके पोर्टल के साथ मैच है, तो अगर और आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा है, जरूरी है 5 करोड़ तक है तो ओनली 9 करना है,
5 करोड़ से ज़्यादा है तो 9C आपके लिए भी एनुअल स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना, यानी कि एनुअल रिटर्न का कोई पार्ट है वो भी फाइल करना जरूरी है। तो ये आप लोगों को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली यहाँ पर दिख जाएगा। जीएसटी का आप एनुअल इसमें जाएंगे कंपटीशन में, एनुअल रिटर्न भी हो सकती है आपके सॉफ्टवेयर में लिखी, एनुअल कंपटीशन हो सकता है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आपको ये जो टोटल आउटवर्ड सप्लाई है इसको अगर अपने देखते हैं ना तो सेम वही फॉर्मेट बना हुआ है भी। टोटल आपका आउटवर्ड सप्लाई, इस आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आपकी B2C की सेल कितनी है, B2B की सेल कितनी है, तो वो डाटा आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे ये आपकी टोटल B2C की सेल है, ये B2B की आपकी टर्नओवर है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये टोटल आपका कॉलम आ जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि ITC से रिलेटेड है। तो टोटल आपका बुक्स के अंदर ITC कितना है, सेंटर का कितना है, स्टेट का कितना है, IGST कितना है, वो डाटा आपको सारा यहाँ पर शो होगा। तो ये आपको बुक्स आपका अकाउंट्स ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ अगर आपका कोई डिफरेंस है, कई बार ऐसा होता है भी पहले पार्टी के पास में GST नंबर था लेकिन बाद में सरेंडर करा दिया, हमने इसको अनरजिस्टर्ड कर दिया, तो वो B2C की सेल और B2B की सेल के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर होता है भी आपने एक बार GST को अनरजिस्टर्ड कर दिया तो पिछले डाटा को भी ऑटोमेटिक अनरजिस्टर्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप का डाटा B2B और B2C के डाटा कोई कंपेयर आपको GSTR 9 के अंदर कंपेयर करके और ओके जो आपकी रिपोर्ट्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वो हमें प्रिपेयर करनी होती है। और विशेषकर जो हमारी टैक्स ऑडिट के दौरान जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था उसकी डिटेल हमारी एनुअल स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाए। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप सारी बातें समझ गए होंगे भी एक अकाउंटेंट होने के नाते आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड आपको GSTR 9 या फिर 9C के लिए आप लोगों को प्रोवाइड करवाने होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आपके जो भी आपकी क्वेरी है उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।